friends, this is Abhishek Kumar SRS and today we are going to start lecture number 8 of chemical kinetics. लास्ट लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे, सेकेंड ऑर्डर हमने डिस्कस की थी, सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ डिस्कस किए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड ऑर्डर में हमने जो दूसरा केस था हमारा, दूसरा केस क्या था कि जब रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे ए और बी, उनका कंसंट्रेशन सेम ना दिया गया हो, ठीक है ना, उस केस को हमें डिस्कस करना है। बेसिकली इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन हाँ वो कैसे किया जाएगा उसका अप्रोच देख लो। अगर अप्रोच आपको पता चल गया तो बाकी इस टाइप में जो वेरिएशंस आते हैं आप लोग कर लोगे। ये देखो इनिशियली क्या होगा, T इक्वल टू 0 पे उनका अलग अलग कंसंट्रेशन दिया गया होगा। लेट ये A मोल है तो ये B मोल होगा, ठीक है। T इक्वल टू T पे ये कितना बचेगा, ये A माइनस एक्स, और ये क्या कितना बचेगा, B माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेट क्या होगा, रेट विल बी माइनस DA बाई DT और माइनस DB बाई DT। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या हो जाएगा, K A का पावर 1 एंड B का पावर 1, सेकेंड ला सेकेंड ऑर्डर, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, जो रेट हमारा होता है वो क्या होता है, रेट हमारा x के टर्म में होता है, ऑलवेज आता है किसके बराबर, dx/dt के बराबर। और क्या होगा, k कितना बचेगा, a का कंसंट्रेशन a माइनस एक्स और b का कंसंट्रेशन क्या होगा, b माइनस एक्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में ही सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब इससे हम कैसे टाइम और कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट में रिलेशन निकालेंगे, वही हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके सारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसे हमने बाकी में किया था, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। x वाला टर्म सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इक्वल टू k dt, ठीक है। लिमिट लगाएंगे 0 से x 0 से t। लास्ट लेक्चर में हमने खूब सारा ये सारी चीजें की थी। अब ये इंटीग्रेशन, ये इस तरह का इंटीग्रेशन जिन्होंने मैथ्स में इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा होगा, पढ़ लिया होगा, तो ये कैसे होगा, किससे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स वाले डिस्कस कर लेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या जाइए, देखो नीट के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला जो आपका केस है ना, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है ना जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका एडवांस के लिए। तो जब बाय पार्शियल फ्रैक्शन से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपका आता है, मतलब इस टर्म को a बाय ए 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसको जब लिखते हैं तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तो ये मैथ्स का पोर्शन है, मैथ्स आपको हमसे ज्यादा अच्छी आती है, ठीक है। 0 से x, अब ये जो टर्म हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन b माइनस एक्स। अब ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब इसको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, k 0 से t dt, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बी माइनस ए, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस एक्स का जो आप इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स। सिमिलरली b माइनस एक्स का करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln b माइनस एक्स, ये x है आपका, ठीक है। लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से x, दैट विल बी k t 0 से t, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 अपॉन b माइनस ए माइनस ln a माइनस एक्स प्लस ln b माइनस एक्स, जब x इक्वल टू एक्स रखा। अब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0 माइनस ln a, तो माइनस माइनस प्लस ln a, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस ln b, ठीक है। ये प्लस का साइन है
ओवरऑल सब्ट्रैक्ट करते हैं ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ln_b। ठीक है, ये बेसिकली मैथ्स है, इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसमें आपका कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं हो रहा अभी। और ये क्या हो जाएगा आपका kt। तो सिमिलरली अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1/t डॉट 1/b माइनस a। अब ये क्या हो जाएगा ln वाला टर्म ln a b माइनस एक्स अपॉन b a माइनस एक्स। ये हो गया आपका के टी में रिलेशन जब आपका कंसंट्रेशन डिफरेंट दिया गया हो रिएक्टेंट का, और यहाँ पे जो x है वो क्या होगा, a से भी छोटा होगा और b से भी छोटा। बेसिकली इसी ln वाले टर्म को हमने रीअरेंज कर दिया। ठीक है ना, 1/b। ठीक है, ये तो सेम रहेगा। अब ln वाले टर्म को a माइनस एक्स, ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि माइनस का है। ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, और ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि माइनस का है और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हो यहाँ पे। अब x आपका a से भी कम होगा, b से भी कम होगा, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि भाई जो लिस्ट दिया गया होगा उसके हिसाब से x खर्च होगा। लोके समझ में आया? तो इसमें कोई भी वेरिएशन हो आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड वाला केस, और सेकंड का भी बी पार्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है वो अलग अलग दी गई। बहुत आसान है, प्लीज आप आराम से समझना। अगर पीछे सब कुछ समझ में आया होगा तो ये भी बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन को फर्दर इंटीग्रेट कर देते हैं इन द टर्म ऑफ एक्स और टी, और उससे हम लोग बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं के टी में रिलेशन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल केस। अब देखो, अगर इसी में ही लेट अगर बोल दिया जाए कि जो B की कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा है A से, जो B की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है A से, ये केस है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, जो B की कंसंट्रेशन है वो A से बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, तो हम B के रिस्पेक्ट में A को निगलेक्ट कर सकते हैं। भाई B के रिस्पेक्ट में A को निगलेक्ट कर सकते हैं, या बोल दिया जाए B एक्सेस अमाउंट में है। जब भी कोई एक्सेस अमाउंट में होती है तो रिएक्टेंट जो रिएक्शन है आपकी पता किसके रिस्पेक्ट में होती है, जो कम अमाउंट में होता है उसके रिस्पेक्ट में होगी, क्योंकि वो खत्म हो गया, रिएक्शन रुक गई। क्योंकि बी तो बहुत ज्यादा, वो तो खत्म ही नहीं होगा, तो उस पर कोई असर होगा ही नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, बी के रिस्पेक्ट में हम लोग ए को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बी माइनस ए वाला टर्म है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, तो इस केस में बी माइनस ए अप्रोक्सीमेटली ए तो उसके रिस्पेक्ट में लगभग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट बी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अब देखो, जरा देखना, ए बहुत कम है बी से, और ए और बी दोनों से छोटा है क्या, एक्स, तो एक्स भी तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट, क्योंकि एक्स तो ए से भी छोटा है भाई जी। ठीक है, तो बी माइनस एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स को भी हम लोग लिख सकते हैं, दैट विल बी अप्रोक्स इक्वल टू b। तो अब ये दोनों वैल्यूज हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/t डॉट b माइनस ए बी किसके बराबर होगा, b के बराबर 1/b ln b माइनस एक्स आपके किसके बराबर है, b, तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन b a माइनस एक्स। ठीक है, b a माइनस एक्स, बी से बी कट गया, तो आपका क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 1/t डॉट 1/b ln a अपॉन a माइनस एक्स। जरा बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, प्लीज देखते जाए ना, एक बहुत मस्त चीज आने वाली है इससे। b आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, b को हम लोग लिख सकते हैं, b को इधर ले जाएगा तो ले जाएगा के बी इक्वल टू 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स। बी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो कि आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो के बी को मिला के हम लोग एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्या, के डैश, तो यहां से लिख सकते हैं के डैश इक्वल टू 1/t, के आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, बी भी आपको कांस्टेंट, दोनों मिला के एक नया कांस्टेंट बन गया के डैश ln
ए अपॉन ए माइनस एक्स। जरा ध्यान देखो, इस रिलेशन को जरा ध्यान से देखो, कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह लग रहा है ना। देखो ना, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे, ठीक है ना। तो ये कैसे एक्ट कर रहा है? दिस फंक्शन, अब नाउ दिस विल एक्ट एज ए फर्स्ट ऑर्डर, एक्ट एज फर्स्ट ऑर्डर। है सेकेंड ऑर्डर, है तो ये सेकेंड ऑर्डर, लेकिन जब एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा है तब ये क्या कर रहा है? एक्ट एज ए फर्स्ट ऑर्डर। और जो रिएक्शन एक्ट करती हैं इनको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है नहीं फर्स्ट ऑर्डर बट एक्ट एज ए फर्स्ट ऑर्डर, तो ये कैसी कहलाएगी? ये कहलाएगी कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो, ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता तो यहां से आ सकता है। देखो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन जब एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा है तो उस केस में हमने जब देखा तो ये कैसा एक्ट कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। कांस्टेंट बराबर 1/t ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। एक रिएक्टेंट की जिसकी कंसंट्रेशन कम है, जिसकी एक्सेस में है, उस पर तो रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती। हमने पहले बताया था भाई, जो एक्सेस में है वो कितना खर्च होगा पता ही नहीं चलेगा। वो मान के चला है, वो बहुत दे दिया गया, एकदम तूफानी तरीके से खूब दे दिया गया। जो कम अमाउंट में लिमिटिंग, जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ा होगा, तो रिएक्शन हमारी लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करती है ना, जो कम होता है। बात समझे? तो अब हम लिख सकते हैं, तो ये रिएक्शन कैसे अपीयर कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह अपीयर कर रही है। तो लिख लो, नाउ दिस रिएक्शन इज अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज नोन एज क्या? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पे के क्या है? ये जो के, हाँ एक बात और ध्यान रखना, जो के है वो रेट कांस्टेंट किसका है? रेट कांस्टेंट यहां पे रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन किसका है? रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और के डैश किसका रेट कांस्टेंट है? के डैश इज रेट कांस्टेंट यहां पे इस केस में रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या फिर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। किसका है? फर्स्ट ऑर्डर। और के डैश इक्वल टू क्या है? के डैश इक्वल टू रेट कांस्टेंट जो सेकेंड ऑर्डर है मल्टीप्लाई बाय बी, जो क्या है, जो कंसंट्रेशन बी की दी गई है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहां से हमारा सेकेंड ऑर्डर का ये केस भी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये प्लीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा केस है और इससे क्वेश्चन आपसे मे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आसान था, कोई बहुत ज्यादा तूफानी था भी नहीं। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए बेटा। क्वेश्चन है आपका, एक रिएक्शन दी गई A+2B गिविंग अस प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, इसका रेट लॉ दिया गया है के ए के रिस्पेक्ट में ए बी, मतलब यहां से रेट लॉ से दिख रहा है ऑर्डर कितना है? ऑर्डर आपका रिएक्शन का 2 है। पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द रेट एक्सप्रेशन when B will be in excess। B will be in excess, समझ रहे हो? जब B का ये अमाउंट क्या दिया गया? बहुत ज्यादा दिया गया है, एक्सेस अमाउंट में दिया गया है, तब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? तो भाई जब रेट लॉ किस पे डिपेंड करेगा? खाली ए पे ही तो डिपेंड करेगा, बी तो बहुत ज्यादा एक्सेस में है। तो यहां से जो रेट लॉ आ जाएगा वो आ जाएगा आपका के डैश कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की तरह रिएक्ट करेगा ना, तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह करेगा। तो उस केस में जो आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा के डैश कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि बी क्या है? बहुत ज्यादा एक्सेस में दिया गया है। तो यहाँ पे जो के डैश होगा वो किसके बराबर होगा? जरा ध्यान देखना। तो के डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा? के डैश इक्वल टू के
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, यही ना होगा। अरे भाई देखो ध्यान से, क्यों ये मान के चल रहे हैं जो एक्सेस में दिया जाता है उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती थ्रू आउट द रिएक्शन, क्योंकि इतना ज्यादा ही है कि वो थोड़ा बहुत खर्च होता है तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे जो के डैश होगा रेट कांस्टेंट जो आपका दिया गया है ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड कंसंट्रेशन उसकी जो एक्सेस में है, तो यहाँ पे एक्सेस में कौन है बी, तो बस ये बात ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ठीक है ना। प्लीज उसमें मतलब कंफ्यूज मत हो, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड के डैश उसके बराबर, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं। कंसंट्रेशन ऑफ बी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सेस अमाउंट में ही दिया गया है कि जो भी खर्च होगा उसको जो है अमाउंट उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे। सीधे आप ओशन मान सकते हो, समुद्र से 1 बाल्टी पानी, 2 बाल्टी पानी, 6 बाल्टी पानी निकाल रहे हो तो उसका वॉल्यूम कम होने वाला नहीं है, समझ गए, उसका अमाउंट कम होने वाला नहीं, कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी काम करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, जब एक सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की तरह काम करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी समझ में आया कि नहीं? चलो लिख लेते हैं ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, राइट डाउन द हेडिंग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, पर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं, पी भैया जी साइलेंट है, ठीक है, ये अंग्रेजी का अपना स्वैग है कि यहाँ पे पी साइलेंट है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं, लिख लो फिर समझते हैं, रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, काइनेटिक्स of the reaction is studied by decreased order are known as pseudo order reaction, pseudo order reaction, and it happens when, ये कब होता है, when first point is any particular reactant is in excess। तो जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में होगा वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम लोग उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन तो हम लोग ये मान के चलते हैं कांस्टेंट है, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स कैटलिस्ट, जब वो कैटलिस्ट इन्वॉल्व करता है। ये दूसरा वाला पॉइंट समझो, देखो क्या है, जैसे हमको कैटलिस्ट के केस में कैसे स्यूडो का केस आता है, जैसे आपको मान लो एक कोई रिएक्शन दी गई है A प्लस बी और कैटलिस्ट कोई दिया गया सी की प्रेजेंस में आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, जरा समझिएगा इसको, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब होता क्या है, अब रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका दिया गया होगा, क्या दिया गया, लेट सपोज ये दिया गया A कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट दैट इज सी, ये अगर इन्वॉल्व हो रहा, मतलब रेट लॉ में कैटलिस्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो अब देखो ऑर्डर इसका क्या है, अगर यहां से ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर इसका क्या है, यहां से रेट लॉ एक्सप्रेशन से थर्ड ऑर्डर है। अब आप सबको भी पता है कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खाली रिएक्शन का रेट चेंज करते हैं, ठीक है, अपना काम करेगा, रिएक्शन में आएगा, मतलब उसकी कंसंट्रेशन पे कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ता है, आएगा अपना काम करके फट से निकल लेगा, ठीक है ना। तो अभी क्या मान के चलते हैं, तो उसमें जो कंसंट्रेशन होगी कैटलिस्ट की वो तो सेम रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं। तो यहां पे अब होगा क्या, तो ये कांस्टेंट और ये के कांस्टेंट, एक नया तो रेट क्या हो जाएगा, के डैश कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और के डैश यहाँ किसके बराबर होगा, के डैश आपका होगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी के
बराबर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो होगी, अब देखो पहले थर्ड ऑर्डर था, अब कैसी ऑर्डर लग रहा है? सेकेंड ऑर्डर। तो ये अब जो हो गई स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। प्लीज बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना? तो ये दो केस में ही आता है आपका स्यूडो ऑर्डर। पहला, या पर्टिकुलर किसी रिएक्टेंट का बहुत ज्यादा एक्सेस में वो दिया जाए कंसंट्रेशन, ठीक है, या बहुत ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में दिया जाए, या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा हो, ठीक है, वो बेसिकली आपकी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एस्टरिफिकेशन। देखो इसमें क्या होता है, लिख लो, अरे यार तो स्यूडो नहीं है, स्यूडो, ओके स्पेलिंग, ठीक है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। आ जाता है, डायरेक्ट पूछा गया कि कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें आता है आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, किसकी? एस्टर की। एसिडिक पहला है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जब लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जैसे आपका ये एस्टर है आपका CH3COO C2H5, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड यहाँ एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका CH3COOH प्लस CH3CH2OH। तो जब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन देखा गया, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन पता क्या होता है? इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है K एस्टर, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर CH2CH3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये कैटलिस्ट है यहाँ पे H प्लस, तो अब इसका जो रियल रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो कैसे होगा? क्योंकि अब ये देखो यहां से तो सेकेंड ऑर्डर दिख रहा है, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन जब इसका, अब ये तो कैटलिस्ट है तो इसका रेट लॉ क्या आ जाएगा? K डैश CH3COO CH2 CH3। बात समझो यार, देखो समझ में आ रहा कि नहीं? अब यहाँ K डैश की वैल्यू क्या है? K डैश इक्वल टू है K कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो इसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये बेसिकली एस्टरिफिकेशन ऑफ एस्टर, सॉरी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर क्या होता है? ये बेसिकली स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। क्या होता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक और एग्जांपल है आपका इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, वो भी आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ही है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, उसमें भी यही होता है, ठीक है। बेसिकली आपका केन शुगर का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, केन शुगर का फार्मूला होता है C12H22O11। इन्वर्जन मतलब क्या होता है? इन्वर्जन मतलब इसका भी हाइड्रोलिसिस कराना, ठीक है, कि हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इसका इन्वर्जन होता है किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, C6H12 एंड O6 प्लस C6H12O6। ये होता है आपका ग्लूकोज, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है आपका फ्रक्टोज। ये आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज रियल में क्यों, देखो फॉर्मूला एक है दोनों, लेकिन दोनों में जो कंपाउंड्स हैं, जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। ओरिएंटेशन इनका अलग अलग है, स्ट्रक्चर इनका अलग अलग है, इसीलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अब इनका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस तरह आता है, R इक्वल टू, चेंज कर लेता हूं, K concentration of cane sugar that is C12H22O11 into concentration of H प्लस। ये है, तो यहां से क्या, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, यहां से दिख रहा है सेकेंड ऑर्डर, बट रियल में क्या होता है? ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये रेट कांस्टेंट और ये कैटलिस्ट है, इसका कंसंट्रेशन मिला के तुम्हारा क्या बन जाएगा? तुम्हारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा K डैश कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11, ठीक है, वेयर K डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब देखो अगर K डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे? अगर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की हाफ लाइफ दी गई है तो K डैश किसके बराबर होगा? जरा देखो, K डैश होगा 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो बस प्लीज ये सारी चीजें ध्यान रखना। देखो फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह एक्ट करेगा ना भाई जी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर के बारे में पूरी डिटेल, ठीक है। सेकेंड और स्यूडो ऑर्डर के बारे में पूरी डिटेल, कब कोई स्यूडो ऑर्डर की तरह रिएक्शन एक्ट करती है और स्यूडो ऑर्डर होता क्या है, ठीक है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या डिस्कस करेंगे, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हेडिंग डाल लो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर सब डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं अब कब तक, तो सीधे जनरल फॉर्म nth ऑर्डर डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल लो, nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझना, nth ऑर्डर अगर याद हो गया तो ना तो जीरो ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ना तो सेकेंड ऑर्डर याद करना पड़ेगा, मतलब कोई भी ऑर्डर हो, फिर 0.5 ऑर्डर, 1/2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, -3 ऑर्डर, -6 ऑर्डर। अब nth ऑर्डर याद है तो सारे ऑर्डर का अब फार्मूला याद करने का जरूरत ही नहीं है। अगर याद करना है तो nth ऑर्डर का सीधे याद कर लो। तो देखो प्लीज बस इसको ध्यान से समझना, आसान है। आपका कोई ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। रेट लॉ क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर है तो के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, है ना जी। तो ये हो गया हमारा, तो इतना तो हमको आता है, बहुत दिनों से कर भी रहे हैं। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी -dA/dt, ये भी हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो रेट होता है आपका -dA/dt, किसके बराबर हो जाएगा, के ए की पावर n, ठीक है। अब इतने पार्ट को देखो जरा, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, dA इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान देखना, -dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर n, जरा देखिए, इक्वल टू के dt। वाओ, समझ में आ रहा कि नहीं। अब ये क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, और इंटीग्रेट करो दोनों को, इंटीग्रेट करो दोनों को। लिमिट कहां लगाओगे, जीरो टाइम पे ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, जितनी इसकी इनिशियल, जीरो नहीं होगी, टाइम जीरो पे ए का कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ना। तो टाइम जीरो पे, फिर से देख लो, टाइम जीरो पे जो आपका इसका कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट, टी, अरे पेन कहां गया, हाँ, टी इक्वल टू जीरो पे कितना होगा, ए नॉट, ओके। तो वही है, टी इक्वल टू टी पे कितना होगा, ये 80, कितना होगा 80। तो ओके वही है, तो टी इक्वल टू जीरो पे कितना था लिमिट, लिमिट लग जाएगा ए नॉट, और टी इक्वल टू टी पे कितना हो जाएगा 80। 80 कब है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पे। अब इसको इंटीग्रेट कर दो और माहौल बनाओ। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर -n+1 अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा n-1, ठीक है। माइनस साइन ऑलरेडी बाहर लगा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसको करना, तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, लिमिट आपकी वही ए नॉट से लेके 80, और ये क्या हो जाएगा के इंटीग्रेशन टी, तो 0 से टी, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, लिमिट लगाइए, लिमिट लगाने पे क्या आ जाएगा, ये 1/n-1 बाहर आ जाएगा, तो 1/n-1 अंदर क्या बचेगा, ठीक है 80, तो 80 की पावर -n+1 माइनस ए नॉट की पावर -n+1 इक्वल टू के टी। चलिए चलिए चलिए, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो जरा आगे देखो, ये क्या हो जाएगा आपका 1/n-1 80, इसमें माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा -n-1। जरा देखो माइनस कॉमन लिया तो n प्लस का हो गया और 1 माइनस का हो गया, माइनस ए नॉट, माइनस इससे भी कॉमन लेंगे, -n-1 इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे n आपका क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे n आपका 1 नहीं हो सकता। अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 - 1 0, 1/0 मतलब डिफाइन नहीं होगा। तो इस ये बस ध्यान रखना, n कैन नॉट बी इक्वल टू 1। n अगर 1 के बराबर हो गया ना, ये n अगर 1 के बराबर हो गया तो अपॉन में 0 आ जाएगा, 1/0 मतलब इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइन होगा। तो मतलब ये जो निकाल रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है।
ठीक है, तो बस आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/n-1, अब पावर निगेटिव है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 1/80 की पावर n-1, भाई डिनोमिनेटर में आ जाएगी ना, पावर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, -1/A0n-1 इक्वल टू KT। ये आ गया हमारा फॉर्मूला किसके लिए, nth। ये याद कर लेना, अगर ये याद कर लोगे तो आप किसी भी ऑर्डर के लिए डराइव कर लोगे एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, बाकी हर ऑर्डर के लिए वैलिड है। अच्छा फिर से समझ लो, n क्या है ऑर्डर, AT क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, मतलब t टाइम बाद कितना बचा है, A0 क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, बस। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हो गया nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर के लिए भी n की वैल्यू 0 रख दो, 1/2 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1/2 रख दो, 3 ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 3 रख दो, -1/2 के लिए n की वैल्यू -1/2 रख दो। बट फर्स्ट ऑर्डर वाले केस आपको सारे याद करने पड़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला सोल्यूशन नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं। अच्छा इससे एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, तो आपको हाफ लाइफ भी फिर नहीं याद करना पड़ेगा, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर। तो हाफ लाइफ मतलब जब रिएक्टेंट आपका आधा बचे, ठीक है, तो एट हाफ लाइफ पे जो आपका 80 है वो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा किसके बराबर, जब रिएक्टेंट आधा खर्च हो चुका होगा A0/2 के बराबर। बस यही वाला वैल्यू आप ऊपर जो आया है इसमें रख दो। ठीक है, रख दो, चलो रखो जल्दी जल्दी रखो, खटाखट, देर नहीं करनी है। तो 1/n-1 ऑर्डर तो अभी भी nth है। ठीक है, 1/n-1 80 कितना हो गया 1/80 हो जाएगा आपका A0/2 के बराबर, और पावर कितनी है n-1, ध्यान से समझना, -1 क्या हो जाएगा A0n-1, ये तो वैसे ही है, इक्वल टू K टाइम कितना है हाफ लाइफ। ठीक है, तो इतना तो चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 A0 का A0/2 की पावर n-1, तो A0n-1 अपॉन 2 की पावर n-1, वो कहां चले जाएगा ऊपर, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जरा ध्यान से समझना मैथ्स। ठीक है, इतनी मैथ्स तो आपको आती ही होगी। तो 2 की पावर n-1 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 2 की पावर n-1 अपॉन A0n-1 -1 अपॉन A0n-1, A0 की पावर n-1 है, ध्यान रखिए पावर है n-1। ठीक है, K इंटू टी हाफ लाइफ। इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखो ध्यान से, अरे वाह डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिख सकते हैं, एलसीएम इसका यही आएगा n-1 दैट विल बी इक्वल टू 2n-1 2 की पावर n-1 -1 अपॉन A0n-1, ये हो गया आपका के टी हाफ लाइफ। हमें चाहिए टी हाफ लाइफ, तो टी हाफ लाइफ आपका हो जाएगा क्या 1/K 2 की पावर n-1 -1 अपॉन n-1 A0n-1, ये ब्रैकेट बेकार चढ़ा दिए हम। ठीक है ना, ये ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर। अगेन यहां पे भी n 1 के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो यहां पे भी n कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो
तो ये भी आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी आपका nth ऑर्डर के लिए कुछ इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो आपका हाफ लाइफ है, k भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, 2 की पावर n माइनस 1 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो होती है वो क्या होती है, हाफ लाइफ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन n माइनस 1। तो यहां से हम ये चीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके ऑर्डर की पावर -1 के, ठीक है ना। और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, तो क्या ए नॉट 1 माइनस एन, ठीक है। अरे ऊपर आ गया, वही है, मैथ्स का खेल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर के बारे में सारी चीजें, ये nth ऑर्डर हाफ लाइफ, ठीक है, nth ऑर्डर का फॉर्मूला रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, हाफ लाइफ के सॉरी nth ऑर्डर के बारे में। तो हमने फर्स्ट और जीरो ऑर्डर पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, सेकेंड ऑर्डर के सारे केस कर लिए, स्यूडो ऑर्डर पढ़ लिया, अब फाइनली हमने nth ऑर्डर भी पढ़ लिया। तो यहां से हमारे ऑर्डर सारे खत्म होते हैं, ठीक है ना, कि ऑर्डर कैसे कैसे वेरी करते हैं, और सारी अप्रोच देख ली, कैसे ऑर्डर निकाला जाता है, ऑर्डर में कैसे हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं, कैसे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, कैसे इनिशियल कंसंट और फाइनल कंसंट्रेशन देखते हैं, ठीक है, कैसे कंसंट्रेशन चेंज होने पे रेट चेंज होता है, बाकी सारा डिटेल में हमने काफी पढ़ लिया है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर के बारे में, ठीक है ना। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। अभी तो हम लोगों ने ये मेथड पढ़ा, अब एक्सपेरिमेंटल मेथड डिस्कस करेंगे, ठीक है ना क्लास। हेडिंग डालिए, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें आपको डेटा दिया गया होगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया होगा रिएक्शन का, ठीक है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, उससे हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है। तो देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। इसमें भी आपके 3 से 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज योर इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड, एंड सेकेंड इज योर ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफ देख के हमें बताना होगा कौन सा ऑर्डर है। तो आसान है, सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आएगी। अब तो ऑर्डर आपने बहुत अच्छे से सीख लिया है, ठीक है ना, इतना कुछ है नहीं, ज्यादा तूफानी है नहीं, बहुत इजी है। एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड लॉ मेथड, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, एंड फोर्थ वन इज योर हाफ लाइफ मेथड, ठीक है। हाफ लाइफ आपको पता ही है क्या होता है, बहुत सारी बातें की हमने हाफ लाइफ पे, ठीक है। तो इस मेथड से बेसिकली हमें एक्सपेरिमेंटल मतलब डेटा दिया होगा, चीजें दी होंगी सामने, हमको उसको एनालाइज करके हमें ऑर्डर बताना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेथड इनिशियल रेट मेथड और हाफ लाइफ मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब ये बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई में तो आप एनालिसिस करके या नीट में तो आप कंपटीशन में देख के ही बता दोगे, लेकिन बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, दैट इज अवर इनिशियल रेट मेथड। क्या, इनिशियल रेट मेथड। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड initial rate of reaction for various initial concentration, for various initial concentration of the reactants will be given in the problem for
different experiments by which order is determined. बात समझे? इस मेथड में क्या होगा, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फॉर वेरियस इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल रेट दिया जाएगा वेरियस इनिशियल कंसंट्रेशन पे, ठीक है, किसकी, रिएक्टेंट्स की। प्रॉब्लम में गिवन होगा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट 1 में मान लो इसका इनिशियल रेट ये था, तब इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी। एक्सपेरिमेंट 2 में इनिशियल रेट ये था, इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी। इस तरह आपको डेटा दिया गया होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या होगा, तो लोग क्वेश्चन देखते हैं, बस कुछ नहीं है इसमें, कोई मेथड नहीं है, बस क्वेश्चन के सहारे हम लोग जानते हैं कैसे करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिखो फॉर, आपके एनसीईआरटी में दिए भी गए हैं, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी गिविंग अस प्रोडक्ट, ठीक है, एक रिएक्शन है जिसके रिएक्टेंट ए बी है, और फॉलोइंग इनिशियल रेट डेटा इज गिवन, तो आपको डेटा दिया गया है, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट का। तो क्या डेटा दिया गया, ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी, ए की, दैट इज ए नॉट, ठीक है, और बी नॉट, और क्या दिया गया, इनिशियल रेट दिया गया, ठीक है। कंसंट्रेशन आपको मोल पर लीटर में दी गई है, ठीक है, मोल पर लीटर। तो ये आपको दिया गया है, ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये आपको 3 चीजें दी गई हैं। अब ये डेटा देख के हमें क्या बताना है, ये डेटा देख के हमें बताना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये डेटा में जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको दिया गया है जो रेट इनिशियल कंसंट्रेशन ए की दी गई है 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर या मोलर, ठीक है। बी की दी गई है इनिशियल 3 × 10⁻³ और उस केस में जो इनिशियल रेट है दैट इज 5 × 10⁻⁻6। ये आपको दिया गया है पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो डेटा दिया गया है, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ए की हो जाती है 4 × 10⁻², और ये अभी भी उतनी है 3 × 10⁻³ और इसका रेट जो होता हो जाता है वो कितना हो जाता है 10⁻⁻5। कितना हो गया 10⁻⁻5। और जो तीसरा एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ठीक है, जो तीसरा एक्सपेरिमेंट दिया गया है दैट इज थर्ड, उसमें आपका ए का कंसंट्रेशन 8 × 10⁻², बी का कंसंट्रेशन 9 × 10⁻³ और रेट दिया गया है इनिशियल रेट 1.8 × 10⁻⁻4। ये डेटा दिया गया है, ठीक है, ये डेटा हम लोगों को दिया गया है। अब इस डेटा से हमें क्या क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमें करना है कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। सेकेंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, rate law expression, and third part is your calculate value and unit of rate constant, and fourth part मतलब k का वैल्यू पता करना है, and fourth part is your what will be the effect on rate if
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डबल हो जाता है। तो ये चारों चीजें हम बहुत तसल्ली के साथ पता करेंगे इस पूरे डेटा के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना? तो देखो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले लेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मान लेंगे x, एंड विद रिस्पेक्ट टू b इज y। तो ऑर्डर हमने a के रिस्पेक्ट में x मान लिया और b के रिस्पेक्ट में क्या मान लिया, y। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k दैट इज रेट कांस्टेंट, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगा x और b के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ऑर्डर y। तो ये हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब जो डेटा दिया गया है वो 1 बाई 1, जो तीनों डेटा दिए गए 1 बाई 1 इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो लिखो पुटिंग द गिवन डेटा इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी डेटा दिया गया उनको पुट करते हैं। तो देखो फर्स्ट डेटा क्या दिया गया, फर्स्ट डेटा जो पहले केस में आपको एक्सपेरिमेंट 1 में जो रेट दिया गया वो कितना दिया गया, 5 इंटू 10⁶ के कांस्टेंट। ए का कंसंट्रेशन क्या दिया गया था, 2 इंटू 10⁻²x, एंड बी का कंसंट्रेशन दिया गया है 3 इंटू 10⁻3, ठीक है, -3 कंसंट्रेशन y। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड डेटा उसको रख लो, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻5, ये 10⁻6 है। 10⁻5 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 10 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू के। डेटा क्या दिया गया, 4 इंटू 10⁻3, ठीक है, पावर इज x, एंड सेकेंड डेटा दिया गया है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में b का डेटा दिया गया है 3 इंटू 10⁻3 y। दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन या सेकेंड इक्वेशन। ओके, एंड थर्ड इक्वेशन में आपका रेट दिया गया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेट दिया गया है 1.8 इंटू 10⁻4। तो 1.8 इंटू 10⁻4 को क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 10⁻6 लिख सकते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, पावर सेम रहेगा तो सॉल्व करना आसान रह जाएगा। ठीक है ना भैया, इसीलिए बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसका। तो ये हो जाएगा के, ए का कंसंट्रेशन दिया गया है थर्ड एक्सपेरिमेंट में 8 इंटू 10⁻2, एंड बी का दिया गया है 9 इंटू 10⁻3 मोलर। अच्छा, पावर क्या है, एक्स वाई। तो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। अब यही फर्स्ट सेकेंड थर्ड को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। मैथमेटिक्स है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे वही देखना है हमको, जरा देखिएगा। ठीक है, अभी देखो क्या करो, सेकेंड वाली को देखो और फर्स्ट वाली को देखो, सेकेंड और फर्स्ट वाले को जरा देखो। इसमें ये जो y वाला b वाला है ये दोनों में सेम है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला कट जाएगा और k कट जाएगा, तो यहां से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं, क्योंकि ये सेम है, x और y वाला टर्म कट जाएगा, तो यहां से हमारा, तो क्या करो आप, जो सेकेंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट से डिवाइड करा दो। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कराओ तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻6, दैट विल बी इक्वल टू k 2 इंटू 10⁻2 की पावर x, 3 इंटू 10⁻2 को डिवाइड कराए है ना, चलो उल्टा कर देते हैं, 2 को डिवाइड कराए थे ना, तो 2 ऊपर आना चाहिए। चलो 1 को यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ 1 कर दो,
बात तो वही है, 1/2 कर दो, ठीक है। अभी खुश? तो k 2 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻³ का पावर y डिवाइडेड बाय k इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ x इंटू 3 इंटू 10⁻³ y। ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे, k से k निपट जाएगा, ये सेम टर्म है तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻�6 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 5/10 इक्वल टू, अभी देखो पावर पावर सेम है, ठीक है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻² अपॉन 2 इंटू 10⁻³ सॉरी 4 इंटू 10⁻³ का पावर x। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 की आंसर गलत ये भैया, ये भी 10⁻² है, ये क्वेश्चन में देखिएगा हम गलत लिख दिए हैं, आप लोग बताते भी नहीं है -2, क्योंकि मैं कहूँ आंसर कैसे गलत आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा आपका 1/2 इक्वल टू 1/2 का पावर x। तो बेस यहाँ पे सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x इक्वल टू का आ गया 1, मतलब विद रिस्पेक्ट टू a जो पावर होगी, सॉरी जो ऑर्डर होगा वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा। तो सिमिलरली क्या करेंगे, अब अगला क्या करेंगे, अब ये जो थर्ड इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, या सेकंड से भी डिवाइड कर दो कोई बात नहीं। अब देखो x का वैल्यू पता चल गया, अब सेकंड इक्वेशन में x का जो भी आएगा x का वैल्यू रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे, खत्म, और क्या नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट सपोज थर्ड इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट से, तो क्या आ जाएगा, अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 180/5, दैट विल इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 8, ये आ जाएगा 8 का पावर x 2 का पावर x इनटू ये हो जाएगा 9 का पावर y अपॉन 3 का पावर y। देखो यही आएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं ये, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 कम 5 योग 15 5 31, दैट विल बी 36 इक्वल टू 2 4 जा 8, तो 4 का पावर x 3 3 जा 9, ठीक है, तो इंटू 3 का पावर y। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 36 इक्वल टू हो जाएगा 4 का x का पावर 1, 4 इंटू 1, x की वैल्यू कितनी है, x का पावर 1, x का वैल्यू 1 निकाले थे, इंटू 3 का पावर y। तो यहाँ से 3 का पावर y इक्वल टू 36 अपॉन 4, दैट विल बी 9, 4 9 जा 36, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर y इक्वल टू 3 का पावर 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सेम, तो y इक्वल टू 2, तो विद रिस्पेक्ट टू b जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया कि ऑर्डर बताना था विद रिस्पेक्ट टू a एंड b। सेकेंड पार्ट था रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा क्या था, k a का पावर x, तो a की वैल्यू कितनी, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आया 1, और b का पावर y, y का वैल्यू कितना आया 2, तो ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर दैट विल बी इक्वल टू 1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। थर्ड पूछ रहा है आपका k का वैल्यू, तो देखो इधर देखो x का वैल्यू भी पता चल गया, y का भी वैल्यू पता चल गया, किसी एक इक्वेशन में x ये वैल्यू रख दो x y का, k का वैल्यू निकल आएगा, यही तो अननोन है, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख दो, ठीक है ना। अरे अब आसान हो गया यार, बहुत आसान। तो थर्ड पार्ट है उसमें क्या करो आप, पुट x एंड y फर्स्ट इक्वेशन में लिख दो, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू k 2 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 1, x की वैल्यू 1, 3 इंटू 10⁻⁻3 y की वैल्यू 2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, k इक्वल टू 2 की पावर 1, तो और 3 का पावर 2, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18,
10 की पावर -2, 10 की पावर -6, दैट विल बी 10 की पावर -6, दैट विल बी 10 की पावर -8, 5 इंटू 10 की पावर -6, तो k इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/18, 10 की पावर -8, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8 अपॉन में आ जाएगा 10 की पावर -8, तो दैट विल बी इक्वल टू 5/18 इंटू ऊपर जाएगा 10 की पावर +8 -6 10 की पावर 2, ये आ जाएगा आपका k का वैल्यू। यूनिट क्या होगी, ऑर्डर कितना आ रहा है, थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर का यूनिट क्या होगा k का, जरा बताइए, n-1 -n, तो हो जाएगा ऑर्डर इसका मोल पर लीटर का पावर -2 और टाइम क्या है सेकेंड, तो सेकेंड इनवर्स, तो ये आ गया आपका k का वैल्यू। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट आपका क्या पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट इज आस्किंग कि वॉल्यूम चेंज करने पे रेट पे क्या चेंज आएगा। ठीक है ना, अगर वॉल्यूम हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा रेट में, तो देखो क्या हो जाएगा आपका चेंज इन रेट, ऑलरेडी ये सब तो पढ़ चुके हैं हम लोग। चेंज इन रेट क्या होता है, अपॉन 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम का पावर ऑर्डर, यही होता था, यही पढ़ते थे। अब वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम यहाँ पे डबल कर रहे हैं, तो 2, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर इसका है 3, तो क्या आ जाएगा आंसर, चेंज इन रेट विल बी इक्वल टू चेंज इन रेट इक्वल टू 1/8। रेट अब 1/8 हो गया, मतलब रेट डिक्रीजेस 8 टाइम्स, क्या हो जाएगा, रेट डिक्रीज हो जाएगा 8 टाइम्स, या फिर रेट बिकम 1/8 ऑफ इनिशियल रेट। बात समझे, जो रेट था उसका 1/8 टाइम हो जाएगा। तो ये होगा हमारे चारों पार्ट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पूरा इसी तरह अप्रोच लगेगा, पूरा 3 to 4 मार्क्स में डायरेक्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये इनिशियल रेट मेथड हमारा कुछ इसी तरह से होगा, आपको ये इनिशियल रेट मेथड भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगला डिस्कस करते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। तो लिखिए सेकेंड नंबर इज ग्राफिकल मेथड। कुछ नहीं, इसमें ग्राफ देख के हमें ऑर्डर प्रेडिक्ट करना होता है, ठीक है ना। ग्राफिकल मेथड सब आप सीख चुके हो, बस अलग अलग टर्म्स दे दिए गए हैं और कॉन्सेप्ट आपके वही लगेंगे जो अभी आप तक सीखे हैं। तो लिखो इन दिस मेथड, इन दिस मेथड experimentally determined graphs of particular reaction will be given in the problem from which order is determined. बात समझ रहे हैं ना, कि आपको एक्सपेरिमेंटली डेटा सा ग्राफ बनाया हुआ दे दिया गया होगा और आपसे क्या करेगा, उस ग्राफ को देख के ऑर्डर बताना होगा। बस सीधी बात है, ग्राफ देख के बेसिकली हमें ऑर्डर बताना है। ग्राफ डिपेंड होगा, जैसे देख लो ये क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, आपको दिया गया एक ग्राफ, ठीक है, आपको y एक्सेस पे दिया गया -dA/dt, ठीक है, और x एक्सिस पे दिया गया है टाइम, ठीक है, और उसका जो ग्राफ दिया गया है ये बेसिकली -dA/dt क्या है, रेट है, ठीक है, रेट है, और उसके रिस्पेक्ट में जो टाइम दिया गया वो कुछ इस तरह ग्राफ दिया गया। आपको क्या पूछा गया है, फाइंड ऑर्डर फाइंड करना है। अब देखो कुछ नहीं, टाइम के साथ रेट चेंज नहीं हो रहा, रेट आपका कांस्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट का किस टर्म में होता है, R = K, किस केस में, जीरो ऑर्डर के केस में।
जीरो ऑर्डर के केस में आपका जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो किसके बराबर होता है, के बराबर में, ठीक है। तो रेट डज नॉट चेंज इन, ये सब पढ़ चुके हो आप, जीरो ऑर्डर, ठीक है। तो रेट चेंज नहीं होता है जीरो ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और कितना होता है, आर इक्वल टू के। तो ऑर्डर यहाँ क्या आ गया, ऑर्डर इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया कि नहीं। इस तरह के आपको ग्राफिकल, इसको ही बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो इसमें कुछ सीखना थोड़ी है, ग्राफ आपको एनालिसिस हमने बहुत अच्छे से कराई है, ठीक है ना। एक और लिखते हैं, एक और देखो, वही उसी का पार्ट, वही ऑर्डर बताना है ग्राफ देख के, ठीक है। ग्राफ आपको कुछ इस तरह दिया गया, वाई एक्सिस पे अगेन आपको दिया गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ओके। और वाई एक्स एक्सिस पे दिया गया है टाइम। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन नहीं, रिएक्टेंट होगा, ठीक है। रिएक्शन मतलब क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। तो इसके रिस्पेक्ट में जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ इस तरह दिया गया, ठीक है। टाइम के साथ आपका कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है कुछ इस तरह, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेट बना नहीं है, वो मेरा अपना स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसमें आपको क्या पता करना, ऑर्डर पता करना। बताओ ऑर्डर, इसको इसे बढ़ा दो, ऑर्डर बताओ। स्ट्रेट लाइन रिएक्टेंट केस में, मतलब रिएक्शन एक तो कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट आपकी किसी केस में होती थी, जीरो ऑर्डर में ही कंप्लीट होगी तो होती थी, ठीक है ना। ना आपका सेकेंड ऑर्डर कंप्लीट हो रहा था शायद, और ना फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो रहा था, मतलब तो उसका रिएक्टेंट खत्म नहीं हो रहा था, कुछ इस तरह आता था। स्ट्रेट लाइन किसका आता था, जीरो ऑर्डर का ही आता था। देखो कैसे आता था, जीरो ऑर्डर का केस क्या था, ए टी इक्वल टू होता था ए नॉट माइनस के टी। ए टी क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये टाइम, तो क्या हो गया, ये ए टी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो हो गया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी आपका ये हो गया आपका ए नॉट, ठीक है। और इस तरह रिएक्शन, और आपका जो स्लोप क्या है, माइनस के स्लोप हो गया। तो ये भी केस किसका है, जीरो ऑर्डर का केस है। तो इस तरह आपको बस ग्राफिकल मेथड यही है, ग्राफ देख के आपको ऑर्डर बताना। ये मैं सिखा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। बस दोबारा आपको पढ़ाया जा रहा क्योंकि अलग से डिस्कस किया जा रहा, ठीक है। एक और लो, थर्ड पार्ट देखो जरा ध्यान से। ग्राफ दिया गया, ये रेट दिया गया इधर, ठीक है। इधर दिया गया है ए नॉट क्यूब, बेसिकली ए नॉट क्यूब इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 3, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। और ग्राफ दिया गया कुछ ये। अब आपको ऑर्डर बताना है। यहाँ क्या दिखा रहा है, ये यहाँ ये दिखा रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 3, ठीक है। अब इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो मतलब क्या दिखा रहा है, ऑर्डर जो हमारा होगा वाई एक्स एक्सिस पे सीधे क्या आ रहा है, पूरा ये आ रहा है ए नॉट, तो एक्स, और इस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे पूरा आर, और स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स वाला आएगा ग्राफ। तो यहाँ पे कंपेयर करो जरा, कंपेयर, एम इक्वल टू आ जाएगा 1 और एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए की पावर 3। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसकी पावर है वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर यहाँ कितना आएगा, ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑर्डर। बात समझ रहे हो ना कि रेट डायरेक्टली कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है ना, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ए नॉट की पावर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं, रेट जो हो रहा है ए नॉट की पावर 3 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, 3। प्लीज इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्राफिकल मेथड। और ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका एडवांस में पूछा गया था शायद 2013 या 14 में। एडवांस का क्वेश्चन है, ये देख लो कितना आसान है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको, बस एक ही कॉन्सेप्ट है, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट ही हैं। तो ये ग्राफिकल मेथड तक हमारा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटेड लॉ मेथड और हाफ लाइफ मेथड देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले फेज के चैप्टर का, बेसिकली सेकेंड पार्ट, जो बेसिकली हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या टेम्परेचर पे रेट कैसे डिपेंड करता है उस पे बात करेंगे। तो आज आप प्लीज ये सब कर लीजिएगा, आराम से समझिएगा। आज का लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है ना क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।